Hello everyone. We have Mahi Chaurasia with us, who has been allotted GNLU Gandhinagar, and she's here to share her experience with us. तो माही कैसा लग रहा है GNLU मिल गया अब? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लग रहा है कि हाँ यार, ड्रॉप ईयर था तो कुछ तो बेनिफिट हुआ। एक रिस्क ली थी, वो मतलब सही रहा, लेकिन ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ प्राइड इज देयर। सो अच्छा तो लग रहा है कि यार हाँ, अच्छा कॉलेज मिला है, आगे के 5 साल भी अच्छे से निकलेंगे, तो काफी अच्छा लग रहा है। So, congratulations, like you have been allotted GNLU. So, my next question is ki, as you told us that in 11th and 12th you took science, so you हम्म belong to a science background. So, being from a science background, how you decided that you want to pursue your career in law? Like, why you लाइक chose to give CLAT? इट वाज लाइक, मतलब पहले से ही 9 से डिसाइडेड था दैट आई वांटेड टू गो इन द लॉ फील्ड, बट बेसिकली द मोटिव बिहाइंड टेकिंग साइंस स्ट्रीम वाज माय फादर हैज मेनी ऑफ द जजेस एज हिज फ्रेंड्स. So when he asked them that what stream should I opt after 10th standard, so many of them suggested that I should opt for PCM, because उनका ये कहना था कि जो एक PCM स्टूडेंट लाइक लॉजिक लगा सकता है, जो उसकी अप्रोच हो सकती है, इट इज वे बेटर देन अदर स्ट्रीम स्टूडेंट्स. सो आई एम नॉट सेइंग दैट ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लेके आप अच्छा नहीं कर सकते, बट एक ऑप्शन रहता है कि आपकी अप्रोच कैन बी अ वे बेटर. तो इसलिए मैंने PCM लिया था. एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो अदर एग्जाम्स होते हैं लाइक JEE और नीट, आई फाइंड देम अ लॉट डिफिकल्ट, लाइक सैचुरेशन बहुत है वहाँ पे. तो क्लैट मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा. So, I think that would debunk the myth कि सिर्फ humanities students ही CLAT के लिए prepare करते हैं. हाँ ऑब्वियसली, एंड अब That, तो BSc LLB भी हो गया है, तो हाँ, एक और exactly. ऑप्शन है साइंस वाले स्टूडेंट्स के पास. तो हाँ, PCM स्टूडेंट कैन, मतलब PCM स्टूडेंट के पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं. Okay. और एक और भी मिथ काफी ऐसे सुनने में आता है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जो हैं वही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. तो आप फर्स्ट जनरेशन थे या कुछ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है लॉ से रिलेटेड? नहीं, actually I have many of my family members who are there in law field. Like my father is also a stenographer. My grandfather, cousin grandfather, he is a lawyer there, and many of the friends are there of my father, like who are judges. So एक रहता है पॉइंट कि हाँ, आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि फैमिली का एक है ट्रेंड तो वो कंटिन्यू करना है, बट वो देख के एक लगता है कि हाँ यार, एक अच्छा प्रोफेशन है लॉ में, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, तो वो ऑप्ट करना मुझे काफी मतलब अच्छा लगा, एडवेंचरस है थोड़ा. और आपने 12th के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी या फिर ड्रॉप लिया था? नहीं, आई टुक ड्रॉप बिकॉज PCM के साथ क्लैट की प्रिपरेशन वॉज डिफिकल्ट, क्योंकि PCM के सब्जेक्ट्स आर टोटली डिफरेंट और क्लैट के सब्जेक्ट्स आर टोटली डिफरेंट. सो साथ में मैनेज करना तो डिफिकल्ट होता है, दैट्स वाई आई टुक ड्रॉप. एंड वो ड्रॉप वर्थ इट भी निकला फिर एट लास्ट. हाँ, वो तो है. एक लेकिन एक इनहेरेंट बायस होता है स्टूडेंट्स के भी दिमाग में कि ड्रॉप लिया नहीं हुआ तो साल वेस्ट हो जाएगा, और पेरेंट्स के मन में भी एक इनहिबिशन होता है कि दिलवाना चाहिए बच्चों को या नहीं दिलवाना चाहिए. तो आपके हिसाब से मतलब क्या ड्रॉप लेना एक सेफ ऑप्शन है, और उसके बाद आपका करियर जो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है? तो क्या ओपिनियन है उसका थोड़ा? ड्रॉप लेना सेफ ऑप्शन है अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है. मतलब ऐसे नहीं है कि आपका 2 मॉक में स्कोर नीचे डाउन हुआ तो यू स्टार्ट जजिंग योर सेल्फ. एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, लाइक यू टुक ड्रॉप ऑन योर ओन रिस्क, तो यू शुड एट लास्ट प्रूव टू ऑल ऑफ देम दैट हाँ, ड्रॉप वॉज वर्थ इट फॉर मी. सो ड्रॉप आप लो, मतलब अगर सेल्फ बिलीफ है, खुद पे ट्रस्ट करो, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं उसको आप अगर आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके ऊपर वर्क कर रहे हो आप, तो वो ऑब्वियसली ड्रॉप लेना इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि 12th के साथ मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट. और PCM स्टूडेंट्स अगर हैं तो वो तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है, और PCM ही क्यों, स्कूल की बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, तो मैनेज करना तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता ही है. तो ड्रॉप लोगे तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. हाँ, फिर कहते भी हैं ना, लोग हैं, लोग तो कुछ तो हाँ, कहेंगे ही. कुछ तो कहेंगे तो ही. वो तो है. तो जब स्टार्ट करा, जैसे मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो कई लोगों का एक होता है कि अरे पढ़ने में इतनी अच्छी है, लॉ क्यों करना है, सीए एग्जैक्टली. करवा दो, डॉक्टरी करवा दो, इंजीनियरिंग करवा दो. तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो क्या थॉट प्रोसेस था? थॉट तो क्लियर था कि यार अब ड्रॉप लिया है, और एक वो एंथुसियाज्म था, नई नई पढ़ाई स्टार्ट करी अगर आपने क्लैट की, तो पहले वो पैटर्न देखो क्या है पैटर्न एक्चुअली में, और उसके बाद में उसको एक कोई भी चीज़ की आप नई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो देयर इज एंथुसियाज्म इन द स्टार्टिंग, तो वो मेंटेन करके रखोगे तो ऑब्वियसली आपको फिर पूरी जर्नी अच्छी लगेगी. फिर अगर आपके कंपेनियंस अच्छे हैं, अगर आपके साथ जो मतलब जो फ्रेंड्स बनाए आपने,
वो अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं साइड बाय साइड, अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है प्रॉपर, तो फिर तो और थोड़ा इजी हो जाता है कि हाँ यार अपन अकेले नहीं है। आप अगर डिस्कस करते हो तो यू गॉट टू नो दैट सेम प्रॉब्लम भी सामने वाला भी फेस कर रहा है वो प्रॉब्लम। तो है कि अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो वो फिर कुछ हद तक इजी हो जाता है। हाँ, और वही हो जाता है ना कि हम एक एवरेज हो जाते हैं जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, हाँ। अपनी सराउंडिंग्स के लोगों के, वो तो चीज़ है। तो मॉक स्कोर्स और जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो पहले मॉक में तो किसी का उतना अच्छा स्कोर आता नहीं है, तो थोड़ा एक सेल्फ डाउट भी आने लगता है कि अरे यार स्टार्ट तो कर दिया, ड्रॉप भी ले लिया, अब पैसे भी लगा दिए कोचिंग्स में, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक बर्डन पाइल अप होने लगता है। तो मॉक स्कोर्स जो है वो कई बार बच्चों की मेंटल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट कर देते हैं, उनको एक सेल्फ डाउट में डाल देते हैं। तो उस चीज से कैसे डील किया? बेसिकली मैंने जब फर्स्ट मॉक दिया था तो मेरा स्कोर लाइक 20 से भी कम था ऑब्वियसली, और उस टाइम तो 150 का होता था पूरा जो होता था क्लैट। तो मतलब 20 मार्क्स आउट ऑफ 150 वो बहुत बड़ा एक था कि यार ये क्या है, सिर्फ 20 मार्क्स आए हैं आपके, बेसिकली रीडिंग है तब भी आपके 20 मार्क्स ही आए हैं। तो फिर, और वो भी मैथ्स में थे क्योंकि मेरा मैथ्स फिर भी स्ट्रांग था। तो तब लगा कि नहीं यार फर्स्ट मॉक है, अभी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, जब पढ़ाई करोगे तो फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ हुआ हुआ। और वही एक सबसे बड़ा फैक्टर है सेल्फ बिलीफ, वो इंपॉर्टेंट होता है। कहने की बात है कि यार मॉक स्कोर को आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बट एट सम पॉइंट आप उसको, वो मैटर करता है थोड़ा बहुत, क्योंकि लगता है कि यार दिस इज आवर टेस्ट, वी हैव टू प्रूव ईयर, अगर यहाँ करा है तो फिर एग्जाम में अच्छा होगा। बट फिर भी यही है कि आई यूज टू नोट डाउन ऑल माई मिस्टेक्स। फिर जब नेक्स्ट मॉक दे रहे हैं तो उसके पहले उसको एक बार देखो कि क्या मिस्टेक थी, तो वो मिस्टेक नोट डाउन करो और उसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो नोट डाउन करो, तो वो हेल्प करता है बहुत ज्यादा। बाकी मॉक का बीच में टेंशन हुआ था थोड़ा सा, फिर लगा कि हाँ हो जाएगा। और मतलब इसमें क्लैट में थोड़ा कंसिस्टेंसी भी बहुत मैटर करती है कि अप्रोच बिल्ड करना है। और जैसे जेई नीट वगैरह हम देखते हैं तो एक सिलेबस ओरिएंटेड एग्जाम है कि भाई आपका जो है वो एप्टीट्यूड चेक हो रहा है उन एग्जाम्स में। यहाँ थोड़ा सा जितना समझ में आता है वो एप्टीट्यूड से ज्यादा एटीट्यूड चेक कर रहे हैं कि वो प्रोसेस में आप कितने ज्यादा रिगरस रह चुके हो। आपकी अप्रोच लाइक ज्यादा मैटर करती है यहाँ पर। वहां पे कन्फाइंड सिलेबस रहता है कि आपको ये टॉपिक्स करना है, यहाँ पे इट इज लाइक कि सरप्राइज ही रहेगा आपके लिए एग्जाम, आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या नहीं, इवन जीके हो या मैथ्स हो या कुछ भी हो। तो है थोड़ा कि बस रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए सबसे इम्पोर्टेंटली, तो वो मैटर करेगा। सो जैसे कि तुमने बोला कि तुम्हारे लाइक फर्स्ट मॉक स्कोर का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, लाइक 20s में मार्क्स आए थे तुम्हारे, तो बट स्टिल यू नो मॉक के लिए हम लोग बोलते हैं कि एक रेप्लिका होता है कि हम लोग जो रियल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होंगे, है ना, उसके लिए हमें प्रिपेयर करता है। तो बट स्टिल जैसे मॉक की कोई लाइक स्ट्रैटेजी होगी, लाइक कोई टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक सीक्वेंस कि कौन सा सेक्शन पहले करना है? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मतलब ऐसा था कि टाइम मैनेजमेंट कुछ किया नहीं मैंने, फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मिस्टेक हो रही है अपनी साइड से, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए अटेम्प्ट्स भी कम है ऑब्वियसली। तो स्टार्टिंग में लाइक आई ऑलवेज बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम, सो मैथ्स वाज इजी फॉर मी, तो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट मैथ्स फर्स्ट। तो टाइम थोड़ा एक्सीड होता था, बट लगता था उस टाइम पे कि हाँ यार मैथ्स कैन अश्योर गुड मार्क्स टू अस। फिर उसके बाद व्हेन आई कंसल्टेड अदर पीपल, तो उन्होंने बोला कि यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेंज योर सीक्वेंस। तो एक ऐसा होना चाहिए कि आपका एक अगर स्ट्रॉन्ग लीगल, सबका ही स्ट्रॉन्ग होता है ऑलमोस्ट, तो पहले लीगल करो, फिर उसके बाद में इंग्लिश या लॉजिकल में से कुछ उठाओ। फिर ये इतना रीडिंग इंटेंसिव हो जाता है तो यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, सो मैथ्स स्टार्ट करो या जीके स्टार्ट करो, देन अगेन टेक अ रीडिंग सेक्शन एंड देन एट लास्ट जो भी बचा हुआ है वो सेक्शन स्टार्ट करो। तो व्हेन यू स्टार्ट टाइम बाउंड प्रैक्टिस देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आई खुद मतलब मैंने खुद ने फेस किया है ये, कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है या एक स्ट्रैटेजी नहीं है प्रॉपर, तो फिर आपके अटेम्प्ट भी कम होंगे, और एक माइंड ना मतलब ब्रेन खुद थक जाते हैं बहुत ज्यादा अगर आप रीडिंग सेक्शन से एक साथ सॉल्व कर रहे हो। तो बीच बीच में प्रैक्टिस जरूरी होती है, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू यू तुमने हर सेक्शन को लाइक कितना टाइम अलॉटमेंट दिया था? आई यूज्ड टू अटेम्प्ट लीगल फर्स्ट, उसको 35 मिनट्स, आफ्टर दैट इंग्लिश और लॉजिकल विच एवर इज लाइक फेमिलियर टू मी जॉनरा वाइज, वो लिया तो 20 to 25 मिनट्स के अंदर आई हैव टू कंप्लीट दैट। एंड आफ्टर दैट थर्ड सेक्शन वुड बी मैथ्स, 10 मिनट्स टू दैट, और 15 मिनट और 12 मिनट्स, मतलब लेस देन 15 मिनट्स। एंड आफ्टर दैट इंग्लिश या लीगल लॉजिकल में से जो भी बचा हुआ है वो सेक्शन, एंड एट लास्ट जीके। एंड इन दिस टाइम आई हैव टू फिल दैट OMR also, because most of the time what happens is
we used to attempt all the questions, but at last if we don't have the sufficient time to fill the OMR, then फिर सेंस ही क्या हुआ इतने क्वेश्चन सॉल्व करने का। और उस टाइम पे मतलब जल्दी में ये भी चांसेस होते हैं कि आपने एक क्वेश्चन स्किप किया तो पूरी OMR ही गलत फिल हो गई आपकी। तो विद इन दैट टाइम बाउंड लिमिट लाइक 35 मिनट्स इफ आई गिव टू लीगल, सो इट शुड इंक्लूड दैट फिलिंग OMR ऑल्सो। तो ये साइड बाय साइड चलता है तो टाइम मैनेज हो जाता है। ओके, एंड वन लास्ट थिंग, जैसे कि यूजुअली एक क्वेश्चन आया था मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पे कि हर एक क्वेश्चन के बाद OMR फिल करना चाहिए या फिर आफ्टर ईच पैसेज हमें OMR फिल करना चाहिए या फिर आफ्टर ईच सेक्शन। हाँ, इट इज लाइक अगर आप हर क्वेश्चन के बाद सॉल्व कर रहे हो तो एक आपकी लिंक टूट जाती है। आप OMR में गए, क्वेश्चन नंबर फाइंड किया, उसके बाद फिल किया, तो कहीं ना कहीं आपका, अगर आपने ऑलरेडी कंक्लूजन निकाल के रखा है कोई भी पैसेज का, मेन आइडिया निकाल के रखा है, तो कहीं ना कहीं वो लिंक टूट जाती है। तो आई प्रिफर टू फिल आफ्टर एवरी पैसेज। और अगर उसमें भी आपको थोड़ा लग रहा है इसमें, क्योंकि चांसेस कम है कि आप गलत क्वेश्चंस पे सर्कल कर दो, लाइक 5-5 अगर आप करते जा रहे हो तो इट इज मोर, देयर आर 90%, 90 भी नहीं 99% चांसेस होती है कि आप करेक्ट ही फिल करोगे। बट अगर आप हर क्वेश्चन के बात करो तो एक वो लिंक होती है, वो थोड़ी टूट जाती है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है। बाकी अगर आफ्टर एवरी पैसेज इट इज बेटर वे। और जैसे रीडिंग स्पीड जो है वो कई बच्चों की एक इनिशियली प्रॉब्लम होती है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, या तो हम पैसिव रीडिंग कर रहे हैं या तो हम पूरा पेपर ही नहीं देख पा रहे हैं, कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो रीडिंग स्पीड जो है काफ़ी मतलब बेसिक चीज़ है, क्लैट का एकदम बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो उस पर कैसे काम करा आपने? रीडिंग स्पीड तो मेरी भी लाइक एवरेज ही थी। अगर आप मैथ साइंस वाले तो यू आर मोर इंटेंसिव ऑफ प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। तो रीडिंग थोड़ी स्टार्टिंग में स्लो थी, बट धीरे धीरे डेली न्यूज़पेपर अगर आप रीड कर रहे हो और बीच में जॉनरा वाइज रीडिंग भी अगर आप कर रहे हो ना, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। लाइक लीगल की अगर आप बात करें तो इफ़ यू आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्रिमिनल लॉ के अगर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आ गए हैं, फैमिली लॉज आ गए हैं, नेशनल इंटरनेशनल लॉज आ गए हैं, तो वो एक पहले से पढ़ने का एक पॉइंट होता है कि अगर आप पहले से उसको थोड़ा सा, भले ऊपर से थोड़ा सा आइडिया ले रहे हो, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो ऑल यू नीड इज द स्किम रीडिंग। तो ऊपर से एक बार देख लोगे तो दैट सेव्स अ लॉट टाइम। उससे आपकी रीडिंग स्पीड भी ऑब्वियसली बढ़ेगी इफ यू नो एनी ऑफ द पैसेज प्रायर ओनली। तो पहले से थोड़ा लीगल में तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ बिट आइडिया अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स। और बाकी के लिए स्टोरी बुक्स आप जॉनरा वाइज रीड कर सकते हो। जो जॉनरा डिफिकल्ट लग रहा है, लाइक फॉर मी फिलोसफी वाज डिफिकल्ट, सो आई यूज्ड टू रीड फिलोसॉफिकल पैसेजेस, तो उससे हेल्प हुई थी। और जैसे ये तो बाकी सेक्शंस की बात हो गई, एक रीडिंग के अलावा एक मेजर चंक एग्जाम का जीके होता है। तो जीके में जैसे कई बार हमारे साथ भी इनिशियली हुआ थोड़ा बहुत, और अभी भी हम बच्चों से बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है वो दिखाई देती है कि भाई या तो बच्चा एकदम बह जाता है, रिसर्च करता ही चला जाता है तो पूरे दिन जीके ही पढ़ रहा है, या फिर मॉक में एक क्वेश्चन नहीं आया, 2 क्वेश्चन नहीं आया, जो कि डाले ही जाते हैं, वो इंटेंशनली डाले जाते हैं ताकि बच्चा थोड़ा-सा एक उसको पुश मिले कि भाई अभी और पढ़ना है। तो उसमें जीके को लेकर के कैसे अपना एक फाउंडेशन सेट करी फिर? जीके के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव लिमिटेड सोर्सेज, क्योंकि जीके इज लाइक अ टॉपिक कि आप कितनी भी रिसर्च कर लो वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वी हैव टू लाइक डू एग्जाम ओरिएंटेड रिसर्च फॉर दैट। तो यू शुड हैव सोर्सेज दैट हैव लिमिटेड पॉइंट्स बट दैट शुड बी टू द पॉइंट। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना इज ज़्यादा बेटर। लाइक नोट्स भी ऐसे नहीं कि आप 10-10 12-12 पेजेस के नोट्स बनाए जा रहे हो। नोट्स भी मतलब छोटे होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, बट इट शुड हैव अ लॉट कंटेंट इन इट, ताकि एक बार आप देखो आपको बहुत सारी चीज़ें 2-3 पेजेस में ही आप लिखो उसको, और प्रॉपर रिवीजन करते रहो। रिवीजन साइकिल प्रॉपर होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। एक दिन में अगर आप 2 सब्जेक्ट्स उठा रहे हो तो उसमें से 1 घंटा यू शुड गिव टू जीके रिवीजन ऑब्वियसली। बाकी थोड़ा और बहुत फिर जीके के बल्कि टॉपिक्स पढ़ते नोट्स रहो। और फिर बल्कि नोट्स एंड में रिवाइज भी नहीं हो पाते हैं, हाँ, मतलब एंड में जाकर के रिवीजन नहीं हो पाया तो फिर फायदा ही क्या हुआ वो इतना वो। रजिस्टर्स पाइल अप होते जाते हैं और फिर उनको देख के डर लगता है कि यार ये सारा भी रिवीजन करना है, तो वो एक अलग सा हेडेक सा लगता है कि यार स्टार्टिंग में तो एंथुसियाज्म में इतना बना लिया, बट एट लास्ट रिवाइज कैसे किया जाए उसको। एग्जैक्टली, इनफैक्ट अगर जैसे तुमने जो बोला कि बहुत सारे रिसोर्सेज हो जाते हैं, इनफैक्ट टॉपिक्स तो वही सेम ही रहने वाले हैं, उसको 50 जगहों से पढ़ने का फायदा क्या है? एग्जैक्टली। हाँ, तो फिर उस दिन जब जैसे क्लैट वाले दिन पहुंचे, सेंटर पे पहुंच गए, एक अंदर से एंजाइटी रहती है कि पता नहीं कैसा जाएगा पेपर, तो वो चीज, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑब्वियसली एंजाइटी तो बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज
ये मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम था दैट आई फेस्ड. बोर्ड्स दिए थे, लॉकडाउन वाले 10th भी ऐसे ही चले गए, तो 12th बोर्ड्स दिए थे एंड डायरेक्टली आफ्टर दैट आई वाज अपियरिंग फॉर क्लैट एंड इट वाज माय फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो एंजाइटी तो थी, बट वी रीच्ड एट द सेंटर 1 hour बिफोर, तो आई हैव अ लॉट टाइम टू कूल माई सेल्फ डाउन. एंड मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी. आई रिमेंबर while going to the center or to the building, we both were singing the Night Changes song. So that used to that cooled us very down. And थोड़ा लगा था, लेकिन जब 1 घंटा आपके पास होता है तो आप ऑब्वियसली थोड़ा चिल करने लग जाते हो, थोड़ी सराउंडिंग्स फेमिलियर हो जाती हैं आपसे. और फिर जब हम रूम में पहुंचे थे जहां हमारा एग्जाम था, आफ्टर सीइंग द टीचर, दैट सर वाज वेरी फेमिलियर, तो तब लगा कि एक जो पहले से इमेजिनेशन होता है कि यार वो बड़ा स्ट्रिक्ट एग्जामिनर आएगा और बिल्कुल ऐसे किसी से बात नहीं करना, बिल्कुल शांति रहनी चाहिए. ऑब्वियसली साइलेंस वाज देयर, बट हाँ जब थोड़े आगे पीछे देखा कि यार अपन ही नहीं है, सिर्फ बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, तब थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है, चिल है थोड़ा सा. जुलाई से सेशन स्टार्ट हो जाना है, तो बिल्कुल, अब एक्साइटेड फॉर GNLU. very excited. So that is it, guys, and here we come to the end of the interview. And हमने अपने contact numbers जो हैं वो description में pin कर दिए हैं. If anyone has any query regarding CLAT, their preparation, mock strategies, please feel free to contact any of us. And thank you, Mahi, for giving us your time. And I thank you too for inviting me. It's a pleasure. Yeah, it's our pleasure. So let us meet in some other session with some other NLU student. Chalo guys, bye.